जय डियर फ्रेंड्स। आज आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हमारी चर्चा का विषय है जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया प्रक्रिया क्या थी। इस भारत संविधान निर्माण में जो ब्रिटेन, जो भारत में अंग्रेजों शासन काल में जो एक्ट पारित हुए, जो अधिनियम पारित हुए, उनके तहत किस तरह भारत के संविधान के निर्माण के विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की हमारा चर्चा का विषय है 1813 का चार्टर एक्ट। जो 1813 चार्टर एक्ट आया था, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में सुधार के लिए हर 20 वर्ष के अंतराल बाद उस जो 20 वर्ष पहले भेजा था उसके अनुसार ही अगले 20 वर्ष में उसमें कुछ सुधार किए जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि हर 20 वर्ष बाद कंपनी एक चार्टर या कानून भेज रही थी, जिससे कि भारत में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था थी उसको और फैलाया जा सके, और उसको चलाने के लिए और अच्छे कानून बना सके। नहीं, उसमें धीरे धीरे कुछ ऐसे सुधार कर रहे थे जिसके तहत भारत के संविधान में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले अगर आप कि जो इससे पहले कि अगर आपने 3 यूनिट नहीं देखी है तो पहले उनको देख ले, अगर उसके बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ पाई, क्योंकि हमें एक सीरीज बाय स्टेप उनको हमने उसको उन तीनों वीडियो के अंदर पढ़ा है। तो सबसे पहले 1773 के अंदर चार्ट रेगुलेटिंग एक्ट का नाम 1713 के अंदर जो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है वो आता है। उसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। 1784 में पीट्स इंड एक्ट आता है, जिसमें पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बीच में कानून आते हैं 1781 1784, वो 1773 के कानून मात्र कुछ सुधार थे। उसके बाद 1793 के अंदर आता है। उस 1793 के 20 यानी कि उसके 20 साल 1813 के अंदर होने वाले थे, तो उसके 20 साल बाद 1873 के अंदर चार्टर एक्ट आता है। एक बात आप थोड़ा अच्छा समझ ले कि जो चार्टर होता है, यानी कि इधर लिख देता हूँ, इधर में चार्टर और अधिनियम, उनमें अंतर क्या था। अधिनियम चार्टर होता है कि जो कानून, यानी कि जो कानून थे जो ब्रिटेन की संसद के अंदर पारित होकर भारत के अंदर आते थे, उनको बोलते थे चार्टर। उसके बाद 1858 के बाद क्रांति हो जाती है। उसके बाद जो भी 1857 के अंदर क्रांति होती है, उसके बाद जो भी कानून बनते हैं वो भारत के अंदर ही बनते हैं, उनको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि भारत के अंदर जो बने कानून थे। चार्टर और अधिनियम में ये अंतर है, थोड़ा बेसिक अंतर आप थोड़ा इसको देख लें। तो उसके बाद इसके जो कुछ बेसिक 1813 के कुछ सुधार हुए उनको एक एक देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो क्या है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। जो जस्ट मैंने पहले बताया था कि इस जो भी ये चार्टर आ रहे थे हर 20 वर्ष आ रहे थे, हर 20 साल के बाद, और उसको हर 20 साल के अंतराल बाद आते, और 20 साल और उसको जो कंपनी के जो ब्रिटेन का अधिकार था भारत पर, उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इस बात गौर करें कि एकाधिकार तात्पर्य क्या है कि जो 1813 से पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को ही भारत के ऊपर यानी कि व्यापार और शासन करने का पूर्ण रूप से अधिकार थे। यानी कि बेसिक तौर पर जो पूर्ण रूप से व्यापार का 100% अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। इसके अलावा और अन्य कोई कंपनी भारत के अंदर वो व्यापार नहीं कर सकती थी। अब इस बात से जो धीरे धीरे जो ब्रिटेन उस समय इंग्लैंड के जो व्यापारी थे ब्रिटेन अंदर, वो बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी का एक मुख्य कारण यह था कि उसी समय जिस समय चार्टर एक्ट 1813 के अंदर उसी का दौरान जो फ्रांस का नेपोलियन था, उसने क्या किया कि जो फ्रांस के नेपोलियन ने जो संपूर्ण यूरोप को धीरे धीरे अपने उसके व्यापार को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया, और उसने व्यापार यानी कि जो यानी यूरोप के जो फ्रांस वगैरह देश थे और इंग्लैंड के व्यापारी को उनके लिए जो बाहर से इंपोर्ट आउटपुट करने में व्यापार में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी के साथ जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अन्य व्यापारी थे उनको भी इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि जो उस समय ब्रिटेन की रानी थी उससे रिक्वेस्ट की थी कि
आप हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ पूर्ण उसी को ही सब 100% अधिकार दिए गए हैं, क्यों ना हमें भी भारत के साथ व्यापार करने के कुछ अधिकार दे दिए जाएं। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ, उसने उनकी बात मान लिया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत की जो एक अधिकार पूर्ण अधिकार अपने पास रखती थी, उसके इस अधिकार को समाप्त कर दिया और भारत के साथ ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी व्यापार कर सकते थे। वो सिर्फ जो इधर में लिखा भी है, वो उन्हें टैक्स उनके ऊपर टैक्स कर मुक्त था। उनके जो ब्रिटेन अन्य व्यापारी थे, कुछ मात्रा में उनको थोड़ी आज़ादी दे दी कि हाँ भी यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, वो कर मुक्त था। एक इसके अंदर ये चेंज हुई। उसके बाद एक अन्य बात ये थी कि आप थोड़ा उसको ध्यान रख लें कि चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से अधिकारी बने रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि चीन के साथ तो कंपनी चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार था, जो टी या चाय का व्यापार था, वो उसके पास 100% उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर रहेगा। केवल भारत के साथ उसके एक अधिकार समाप्त किए गए थे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद कुछ अन्य सुधार हुए, जैसे कि ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई, यानी कि 1813 के चार्टर के तहत क्या हुआ कि अब कंपनी भारत जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, ब्रिटेन ने उनको भाई जो ब्रिटेन की सरकार ने उनको अनुमति दे दी कि भाई अब आप भारत में जाकर यानी कि आप ईसाई धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हो। एक पॉइंट इसके अंदर ऐड हो जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ये ऐड हुआ कि प्रति वर्ष भारत में जो शिक्षा के प्रसार, जो शिक्षा के विकास के लिए, भारत के साहित्य के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। ये सबसे पहले कहाँ पे की गई? 1813 चार्टर के तहत। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होगे तो जो उसका हायर एजुकेशन पेपर फर्स्ट के अंदर जो यूनिट होती है, उसके अंदर ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जो भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, यानी कि जो ब्रिटेन काल दौरान सबसे पहले शिक्षा विकास 1813 के अंदर जब बात की गई थी कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई, यानी कि 1800 जो अगर 1784 के अंदर आपने कोई वीडियो देखी तो उसमें बताया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र थे भारत में, उनको ब्रिटिश ईस्ट यानी कि ब्रिटेन के अधिकार वाले क्षेत्र कहा गया प्रथम बार। ठीक है, अब उसके बाद उसी स्थिति कुछ और आगे बढ़ाते हुए 1813 चार्टर में कहा गया कि जो यानी कि उनकी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि अब से यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन तो करेगी, लेकिन अंततः उसके ऊपर यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार है उसी के अधिकार क्षेत्र के अंदर भारत होगा। ब्रिटिश सरकार की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करेगी, यानी कि कंप्लीट रानी जो उस समय एलिजाबेथ थी, उन्होंने स्पष्ट रूप कह दिया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र ही माने जाएंगे। बस आपको इन पर इतना अधिकार है कि आप इनके यहाँ पर अपना व्यापार या अपना व्यापार वगैरह कर सकते हो, सिर्फ आप शासन कर सकते हो, लेकिन जो अधिकांश अधीन क्षेत्र है वो अंततः ब्रिटिश सरकार के अधीन ही माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट थोड़ा यहाँ पे इसको ध्यान रखें कि ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर भारत में रह सकते हैं जमीन लेके। ये बात ध्यान रखें कि ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर भारत में जमीन लेकर रह तो सकते हैं, लेकिन उसको अनुमति लेनी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर अनुमति दे देता है तो वो उसके बाद भारत के अंदर रह सकते हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ये पद है, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? इसकी स्थापना 1784 के अंदर जो पीट्स इंडिया एक्ट आता है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जो यहाँ अभी हमने जिन पॉइंटों पर डिस्कशन किया है वो सारे पॉइंट्स 1813 के चार्टर के तहत संशोधित अपडेट किए गए थे। उसके बाद जो उसका अगला चार्टर आता है 1833 का, उसके बाद 1853 के अंदर आएगा। ठीक है, प्रत्येक 20 वर्ष के बाद चार्टर आते उसके कुछ सुधार के साथ आते हैं, धीरे धीरे कुछ सुधार होता रहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपने जो फ्रेंड सर्कल है, आप कॉलेज में हो
या स्कूल में हो, जहाँ पर भी हो, उनके साथ मेरी वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए और फिर थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।